नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद श्रुति में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर 1 के पार्ट 4 पर है। पार्ट 1, 2 और 3 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिसने चेक नहीं किया है, जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। और किसी को अगर वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको शॉर्ट नोट्स वहां पे, वैसे मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर शॉर्ट नोट्स डाल दिए हैं, अगर किसी को वहां से प्रॉब्लम हो रही है देखने में, तो आप लोग मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर, मैं यहाँ पर इंस्टा आईडी अपनी मेंशन कर दूंगी, आप वहां पर जाके मुझे डीएम कर सकते हो। मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट लगा ऐसा कि जो आपको कुछ भी ऐसी चीज है जो मैंने समझाई है और आपको नहीं समझ में आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर भी डीएम कर सकते हो। क्लास आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी, लोकप्रिय धारणाएं जो मनोविज्ञान के बारे में लोगों ने दी है। ठीक है, तो आप सबने ऑलमोस्ट ये सभी ने सुना होगा कि ना बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं ना लोगों को देखकर ही पहचान जाता हूँ, उनकी शक्ल देखकर ही बता देता हूँ कि उनके मन में क्या चल रहा है। और कुछ सेइंग्स आपने ये भी सुनी होंगी कि लड़कियों में तो लड़कियां लड़कों से कम बुद्धिमान होती हैं, लड़के जो है वो मैथ्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, लड़के जो है वो हिसाब किताब में ज्यादा अच्छे होते हैं। कुछ ऐसे भी कहते हैं कि जो बच्चे हैं अगर उनको हम डांटेंगे नहीं तो वो सीखेंगे कैसे। क्या ये सब बातें सच है? तो आज हम यही जानेंगे कि जो साइकोलॉजी है वो इन मान्यताओं यानी कि इन सेइंग्स को कैसे परखता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट आर पॉपुलर नोशंस, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलर नोशंस। नोशंस का मतलब हम जान लेते हैं। नोशंस का मतलब है बिलीव्स और आइडियाज, ऐसे बिलीव्स और ऐसे आइडियाज, ऐसी सोच जिनको हम सच मानते हैं जस्ट बिकॉज वी हैव लिसन्ड देम सो मेनी टाइम्स, क्योंकि हम उनको इतनी बार सुन चुके होते हैं कि हम उनको सच मानने लग जाते हैं। और जो ये नोशंस है ना, ये किसके बेस पर लोग मतलब बना लेते हैं, ये धारणाएं जो है ये किसके बेसिस पर बनती हैं? लोगों की कॉमन सेंस के बेसिस पर, ठीक है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, कुछ पुराने ट्रेडिशंस के बेसिस पर, है ना। तो इन्हीं सब चीजों के बेसिस पर लोग क्या बना लेते हैं? अपने नोशंस। ठीक है, आज हम यही जानेंगे कि मनोविज्ञान के बारे में पॉपुलर नोशंस क्या है। ठीक है, तो नोशंस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ऐसे बिलीव्स और आइडियाज जो लोग सच मानते हैं, और वो हमें ये भी नहीं पता कि वो सच है, वो एक्चुअल में सच है या नहीं है, वो बिना किसी स्पेसिफिक एविडेंस के, बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के सच मानते हैं, क्योंकि वो उन चीजों को बहुत बार सुन चुके होते हैं। और वो किस चीज पर बेस्ड होते हैं? उनकी कॉमन सेंस, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस या उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स पर। ठीक है, तो ये है हमारे पॉपुलर नोशंस। अब आपके बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल सेज आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब है आंखों से दूर तो मन से भी दूर। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो क्या कहता है? डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, दूरी से प्यार बढ़ता है। ऐसा लोगों ने ये दो सेइंग्स यानी कि दो कहावतें दी हैं कि कोई अगर मान लो आपका फ्रेंड है, ठीक है, वो किसी दूसरे शहर में चला गया, ठीक है, और आप उसको भूल गए, धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड को भूल गए, तो वहां पर लोग क्या कहावत अप्लाई कर देंगे? आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि वो तो उसकी मतलब उसकी आंखों से दूर हो गया, उसकी नजरों से दूर हो गया, उससे मिलना जुलना उसका बंद हो गया, तो वो धीरे धीरे उसको भूल गया। तो वहां पर क्या कहावत अप्लाई हो गई? फर्स्ट वाली, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। लेकिन अगर आप मान लो उसको मिस कर रहे हो बहुत ज्यादा, जो आपका फ्रेंड दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया, आप उसको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो और आप उसको भूल नहीं पा रहे, तो वहां पर दूसरी कहावत वो अप्लाई कर देंगे कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी कि दूरी से की अगर वो जो दूरी आई उनके बीच में, जो आपके और आपके फ्रेंड के बीच में दूरी आई, उसने आप लोगों का प्यार, आप लोगों के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स और बढ़ा दी। ठीक है, तो वहां पर क्या कहावत अप्लाई कर दी उन्होंने? सेकंड वाली की जो डिस्टेंस है उसने उनके बीच में जो प्यार है वो और बढ़ा दिया। लेकिन क्या साइकोलॉजी इन चीजों पर वर्क करता है कि पहले तो घटना घट गई, उसके बाद हम किसी चीज का कंक्लूजन दे रहे हैं? नहीं, साइकोलॉजी जो है वो रिसर्च पर वर्क करता है, रिसर्च करके फिर कोई कंक्लूजन देता है। और साइकोलॉजी जो है वो प्रिडिक्शंस के बेसिस पर वर्क करता है। ठीक है,
वो पहले प्रिडिक्शन देते हैं, उसके बाद वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं और फिर वो अपना कंक्लूजन देते हैं। वो किसी भी सेइंग्स पर वर्क नहीं करते, वो किसी भी सेइंग्स पर वर्क नहीं करते, वो किसी भी सेइंग्स पर ऐसे ही बिलीव नहीं करते। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पहले प्रिडिक्शन देते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस देते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस चेक करते हैं कि क्या वो सही है थ्रू रिसर्च या एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, और फिर वो कंक्लूजन देते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एक कॉमन सेंस का कंसेप्ट दिया हुआ है कि कॉमन सेंस किसके बेसिस पर बिल्ड होती है। हम सबको पता है कि कॉमन सेंस क्या होती है, ठीक है। कहते हैं ना, अरे अपनी कॉमन सेंस तो लगा, कहते हैं ना। तो वो कॉमन सेंस किसके बेसिस पर लोग बनाते हैं, मतलब कैसे, किसके बेसिस पर जो हमारी कॉमन सेंस है वो बिल्ड होती है, किसके बेसिस पर? हिंडसाइट। अब ये हिंडसाइट क्या है? हिंडसाइट का मतलब क्या है? घटना घटने के बाद समझ आना, किसी घटना घटने के बाद, कोई घटना घटने के बाद उस चीज को रीजन देना, उस चीज को कारण देना, वो क्या है? हिंडसाइट, ठीक है। घटना घटने के बाद किसी चीज को रीजन देना, हिंडसाइट का मतलब। वर्कर का एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई ऑफिस है और वहां पर एक वर्कर मेहनत ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो वहां पर बिल्कुल भी मतलब काम ही नहीं कर रहा है, तो बाकी के जो दूसरे एम्प्लॉयज हैं वो क्या कहेंगे? नॉर्मल लोग तो यही कहेंगे ना कि भाई वो तो लेजी है, वो तो आलसी है, वो काम नहीं कर रहा है ना। सब लोग उसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर ये आइडिया दे देंगे, ये व्यू बना लेंगे अपने माइंड में कि वो लेजी है, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा है, उसको डराओ, उसको डांटो, है ना, ऐसा कहेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजी है वो क्या कहेगी? वो उसके बिहेवियर ऐसा क्यों है, वाई इज ही बिहेविंग लाइक दैट, वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, साइकोलॉजी जो है वो इसको स्टडी करेगी, ठीक है। क्या पता मोटिवेशन कम हो, मोटिवेशन की कमी हो, क्या पता स्ट्रेस ज्यादा हो, है ना, कुछ भी तो हो सकता है। क्या पता मोटिवेशन की कमी हो, क्या पता स्ट्रेस ज्यादा हो, या क्या पता उसको हेल्थ इश्यू हो, क्या पता वर्क एनवायरनमेंट उसको समझ में ना आ रहा हो, है ना। साइकोलॉजी किसी भी कंक्लूजन पर डायरेक्टली किसी के कहने पर नहीं उतरती, वो इस चीज पर वर्क करती है कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, वो इस चीज को स्टडी करती है, वो डायरेक्टली कंक्लूजन पर नहीं उतरते, ठीक है। ये था हिंडसाइट, कॉमन सेंस और पॉपुलर नोशंस का मतलब। आपकी बुक में एक एक्सपेरिमेंट, एक स्टडी के बारे में जिक्र किया हुआ है जो कि है कैरल ड्वेक का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इन्होंने किस चीज के ऊपर और क्यों ये एक्सपेरिमेंट किया, पॉपुलर नोशन में इनका क्यों जिक्र है? देखो, एक बहुत ही कॉमन बिलीफ था, एक बहुत ही कॉमन ऐसा आइडिया था लोगों का कि अगर कोई बच्चा जिसका मतलब कॉन्फिडेंस लो है, तो अगर हम उसको इजी टास्क या इजी क्वेश्चन हम उसको देते हैं जो कि वो सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन इन्होंने उसी कॉमन बिलीफ को चैलेंज किया। कैसे? इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की जिसमें इन्होंने कुछ बच्चों को दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक ग्रुप नंबर 1 और एक ग्रुप नंबर 2, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 को इन्होंने दिया इजी क्वेश्चंस और ग्रुप नंबर 2 को इन्होंने दिया मिक्स क्वेश्चंस दिए, यानी कि इजी भी और हार्ड भी। इन्होंने पहले ग्रुप को दिया इजी क्वेश्चंस और ग्रुप नंबर 2 को दिया इजी प्लस हार्ड क्वेश्चंस, ठीक है। और जैसा कि इजी क्वेश्चंस अगर किसी को मिल रहे हैं तो भाई वो इजीली सॉल्व कर देंगे, फटाफट उनके सॉल्व हो गए क्वेश्चंस। लेकिन जो ग्रुप नंबर 2 था जिसको मिक्स ऑफ इजी क्वेश्चंस एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों मिला था, तो उन्होंने क्या किया, भाई इजी तो हो गए, हार्ड क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो जब वो हार मानने वाले थे तो उनको ये चीज बोली गई कि तुम फेल हो रहे हो क्योंकि तुमने उतना ट्राई नहीं किया, क्योंकि तुमने उतने एफर्ट्स नहीं लगाए, जो तुम्हारा फेलियर है वो किसकी वजह से है? लैक ऑफ एफर्ट की वजह से। तो उनको ये बोला गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ट्राई करते रहे, दे केप्ट ट्राइंग, ठीक है, वो ट्राई करते रहे। तो फाइनली इससे हमें कंक्लूजन क्या मिला? रिजल्ट जो था, रिजल्ट में ये था, देखो कुछ टाइम बाद फिर दोबारा एक स्टडी कंडक्ट हुई, मतलब जो ये था ना, इसी का जो सेकंड फेज था वो हुआ। अब उसमें क्या हुआ कि जो दोनों ग्रुप थे, इस टाइम दोनों ग्रुप को, बोथ द ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, इन दोनों को ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले,
ठीक है, दोनों ही ग्रुप को डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले और दोनों ही ग्रुप को क्या कहा गया कि अब तुम्हें इन दोनों क्वेश्चंस को इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो ग्रुप 1 था उन्होंने हार मान ली, दे गेव अप। ठीक है, उन्होंने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन जो ग्रुप 2 था वो क्या करते रहे, दे केप्ट ट्राइंग, वो ट्राई करते रहे। ठीक है, तो अब इससे हमें क्या समझ में आया, देखो ग्रुप 1 में क्या कहा था, इजी क्वेश्चंस दिए हैं तो उनका ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन जब उनको डिफिकल्ट क्वेश्चंस मिले तो उनका कॉन्फिडेंस घट गया ना। ठीक है, अब इनको तो आदत थी, ठीक है, इनको तो आदत थी, इनको पहले से ही सिखाया गया था कि अगर तुम मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उस चीज को ट्राई करो, एक ना एक बार तो वो हो ही जाएंगे, कीप ट्राइंग। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ कि जो ग्रुप 2 था उन्होंने हार नहीं मान ली और वो काम अपना करते गए, वो अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते गए। तो एक चीज इससे यहाँ पे ये पता चलती है कि जो फेलियर है वो लैक ऑफ एफर्ट की वजह से होता है, ना कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि आईक्यू किसी की कम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको फेलियर मिलेगा। अगर वो एफर्ट्स कम लगा रहा है तो पक्का फेलियर मिलेगा। एफर्ट्स लगाने जरूरी होते हैं, ट्राई करना जरूरी होता है। ठीक है, ट्राइंग इज मोर इम्पोर्टेंट, कोशिश करना जरूरी होता है। ठीक है, इन्होंने कोशिश करी तो इनको सक्सेस मिली, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। ठीक है, ग्रुप 1 जो थे उन्होंने लास्ट में क्या किया, गिव अप कर दिया, है ना। तो यही था क्या, हमारा कैरल ड्वेक का एक्सपेरिमेंट की बुक में ऑडियंस और परफॉर्मेंस के बारे में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें क्या कहा गया है कि अगर ऑडियंस ज्यादा होगी, अगर आपको देखने वाले लोग ज्यादा होंगे तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खराब होगी। ये एक कॉमन बिलीफ है, लोगों का एक पॉपुलर नोशन है। लेकिन साइकोलॉजी क्या कहती है, साइकोलॉजी कहती है अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आप अगर उस चीज में बहुत ही माहिर होंगे, आपने बहुत अच्छे से सब चीज को प्रैक्टिस किया होगा, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो खुद पे खुद अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लो आपको असेंबली में स्पीच देनी है, ठीक है, और अगर आपने उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस नहीं की, जो बाकी लोग हैं ना वो लोग क्या कहेंगे कि यार ये तो नर्वस हो गया, ये तो देख के डर गया। लेकिन अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी, साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आपने अच्छे से उस चीज को प्रैक्टिस किया होगा, उस चीज को याद किया होगा, उस चीज को समझा होगा, तो आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दोगे। तो ऑडियंस जो है, ऑडियंस का नंबर ऑफ पीपल दैट आर वॉचिंग यू वो मैटर नहीं करता है, आप परफॉर्मेंस, आपकी प्रैक्टिस कैसी है वो मैटर करता है। ठीक है, वो आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाता है, ना कि ऑडियंस। ठीक है, तो ये था कॉमन बिलीफ जो कि पॉपुलर नोशन था, जो कि साइकोलॉजी रॉन्ग कहती है। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जो कि है इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। और कल की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इवोल्यूशन यानी कि साइकोलॉजी जो है वो कैसे इवॉल्व हुई, ठीक है, वो कैसे टाइम टू टाइम चेंज होती रही, क्या क्या चेंजेस आए साइकोलॉजी में टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कि इवॉल्व कैसे हुई साइकोलॉजी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके लिए आपको कल क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कमेंट एज वेल, जो भी आपको चीज डाउट लग रहा है वो कमेंट में डालो। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।